सभी किसान भाइयों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और हम ये रबी सीजन का नवा कृषि चौपाल कर रहे हैं, और जिसमें हमारा टाइटल है बेहतर कृषि क्रियाएं सरसों में। जैसा कि आप सबको पता है कि मतलब जो सरसों का एरिया है, हम जहाँ जहाँ भी फील्ड में घूमे वहां पर सरसों का काफी बड़ा है, और काफी किसान अब सरसों की खेती कर रहे हैं। जैसे हमारा जो राजस्थान का फील्ड एरिया है जहाँ मैं अभी विजिट करा था, तो वहां पर आप देखेंगे कि मतलब सरसों अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हमने कई मतलब हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगे हुए हैं वहां पर अभी सरसों फ्लावरिंग पे आ गई है, और काफी अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। जैसे कि सभी हम लोग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत टॉपिंग करने को प्रमोट करते हैं। तो जिन खेतों में टॉपिंग किया है वहां पर चने की गर्थ देखने मिल रही है, अच्छी बड़ी मोटी मोटा पौधा बना है। तो ये आज हम सारी जानकारी करेंगे, और खासतौर से हमने, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि जैसे हमारा ये सरसों का प्रोग्राम कई जगह पे, जैसे पंजाब में, आपका अयोध्या में, और अभी जैसे वाराणसी में भी हम काम चालू किए हैं। तो वहाँ के किसानों को भी हमने कोशिश किया है कि हमने इनवाइट भेजा है। अब उसमें हमारे फील्ड टीम के लोगों ने भेजा है, अब देखिए उसमें कितने लोग जुड़ते हैं। लेकिन सरसों का भी ये राइट टाइम है। हमको कोई भी यदि दिक्कत आ रही है इससे फील्ड्स में, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जोशी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके बारे में बताएं। डॉक्टर जोशी सर। हाँ, धन्यवाद अनिल। सब लोगों को नमस्कार। और हम बार बार बात करते हैं कि अच्छी कृषि क्रियाएं हैं या गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, पर उसमें क्या निहित है, बीच में इसके पीछे निहित क्या है वो समझने की आवश्यकता है। अगली स्लाइड ले लीजिए। उसमें समझने की आवश्यकता है। और अब मैं आपको इसकी परिभाषा क्या हो सकती है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो एक तो जो हमारा उत्पादन और उत्पादन के बाद जो क्रियाएं होती है वो ऐसी होना चाहिए जिससे कि आपका एनवायरनमेंट खराब ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और सामाजिक टिकाऊ। आपका स्क्रीन चला गया सर आपका? अच्छा, हाँ, मैं अभी आ रहा है जी। तीन चीजें हैं इसमें। एक तो उत्पादन, और उत्पादन के पश्चात जो किसान के खेत पे जो होता है उसमें वातावरण को नुकसान नहीं हो, आर्थिकी अच्छी हो, और सामाजिक टिकाऊपन हो। इसको हम आगे देखते हैं। और इसके लिए हमारा जो उपलब्ध ज्ञान है उसका उपयोग करके ऐसा प्रोड्यूस हम करें जो कि सुरक्षित हो और स्वस्थ हो। तो खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, और अखाद्य जो पशुओं के लिए चारा होता है वो भी होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और टिकाऊपन इसमें एक प्रमुख चीज है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जरा आगे देखते हैं। अब जो क्रियाएं हैं, जो आई मीन अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, टिकाऊ कैसे हो। तो उसमें एक तो ये कि जो भी तकनीक हम किसान के पास ले जाते हैं वो असरदार होना चाहिए। ऐसा असरदार होना चाहिए, मतलब जब उसकी फसल लेता है, वो फसल काटता है, तो उसको फसल में वृद्धि दिखना चाहिए इन तकनीकों से, तो कारगर हुई वो। और दूसरा कि इन तकनीकों को जो हम बताते हैं उनसे उससे किसान को फसल में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक प्रमुख क्राइटेरिया है अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। दूसरा ये है कि ये एक्सेप्टेड हो, जो समाज किसान है वो इसको करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसी तकनीकी होना चाहिए जो कि किसान उसको अपना ले, और वो जब भी होगी जब उसकी उपज में वृद्धि होगी और उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। देन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। समाज में सामाजिक स्वीकारता के लिए जरूरी है कि जो भी प्रोड्यूस हम पैदा करें अच्छे प्रैक्टिसेस से वो नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, और वातावरण के लिए सुरक्षित होना चाहिए, पोल्यूशन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और ऐसी तकनीकें होना चाहिए जो कि आर्थिक रूप से किसान को फायदा दे, उसकी नेट इनकम बने।
उसकी जब तक अपनी आर्थिक समृद्धता नहीं आएगी और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम नहीं होगी, जब तक किसान किसी भी तकनीकी को लेने के लिए राजी नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम पूरे सीजन में आपसे बात करते हैं। अगली स्लाइड ले लीजिए। पूरे सीजन में हम बात करते हैं, तो इन चीज़ों के ध्यान रखते हुए डॉक्टर शर्मा और मैं बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी तकनीकी है जो इन चीज़ों की पूर्ति करती है। अब ये देखिए इनके घटक क्या हैं। देखिए क्या क्या किन किन बातों पर साधारण तौर पर हम एक तो साधारण तौर पर इस बात पे जोर देते हैं कि जैविक पदार्थ का पुनर्चक्रीकरण हो, जमीन में खाद क्रॉप रेसिड्यू जाते रहें अगर जमीन आपको अच्छी रखना है। पानी की व्यवस्था अच्छी हो, उसको संरक्षित किया जाए और उसका हर बूंद का समुचित उपयोग लिया जाए। तीसरी बात हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जो 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 जोतने की बात है या फ्लोइंग जो है, जमीन को जो ज्यादा करते हैं उसमें कमी लाना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एरोजन में कमी आएगी और आपकी जमीन की सेहत बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी कृषि क्रियाएं जितनी हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा मैं भी बताता हूँ कि जो 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 क्रियाएं हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो एक ही चीज का बार बार उपयोग नहीं करना है, उसमें विविधीकरण लाना है। वो कई बार हम कहते हैं ना, विविधीकरण इज सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि में हमको सफलता लाना है तो डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोशिश ये होना चाहिए कि वातावरण में, आप जानते हो कि आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। इस तरह से कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम पौधों में कैप्चर कर लें तो वातावरण से प्रदूषण कम होगा और आपकी उपज भी बढ़ सकती है। तो किस तरह से हम काश्त करें जिससे कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम उपयोग करके स्थिरीकरण कर दें, जिससे कि पोल्यूशन नहीं हो वातावरण में, ग्रीन हाउस इफेक्ट आगे नहीं आए। और इसके अलावा जैविक तनाव का इस तरह से प्रबंधन करें कि किसी तरह से वातावरण को नुकसान नहीं हो। डॉक्टर शर्मा इस पे बार बार बताते रहते हैं और आज भी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी का नुकसान बहुत होता है क्योंकि हम पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं करते हैं। हवा से जो तेज हवा चलती है तो हम कोशिश नहीं करते हैं कि मिट्टी को बचाएं। इस वजह से हमारी मिट्टी का नुकसान होता जा रहा है और इसलिए भूक्षरण को रोकना बहुत आवश्यक है। ये कृषि क्रियाओं के कुछ चीजें हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं? कितने लोग देखते हैं वेदर फोरकास्ट? और मुझे कोई बता सकता है कि आगे आने वाले वीक में फ्रॉस्ट के क्या क्या चांसेस हैं या चिलिंग इंजरी के क्या क्या चांसेस है? देख रहे हैं सब लोग क्या इसको? अनिल आप? हाँ सर, टीम के लोग तो कम से कम देखते हैं, अब हम लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं कि ऐसे। क्योंकि मैं आज देख रहा था, आपने अच्छा किया। पिछली बार मैंने आपको कहा भी था कि तुरंत डालें इसको कि चिलिंग इफेक्ट और फ्रीजिंग इंजरी से कैसे बचा जाए, और आपने डाल दिया। उससे अच्छा वो जानकारी पहुंची है किसानों को। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस वजह से जो फसल भी सरसों की अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि इस बार एरिया भी बड़ा है सरसों का, तो अच्छी उपज आने की संभावना है, किसानों को फायदा होगा। मैं देख रहा था सुबह फोरकास्ट, सारी जगह का देखा मैंने, तो अगले अगले एक वीक में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि फ्रॉस्ट आएगा या चिलिंग इंजरी होगी, क्योंकि ज़्यादातर समय में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। पर फिर भी क्योंकि मौसम का बदलाव आजकल बड़ा अजीब से चलता है, कहीं ज़्यादा बर्फ गिर गई उत्तर में तो आपके यहाँ ठंडी आएगी। तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी चिलिंग इंजरी या फ्रीजिंग इंजरी है उससे पौधों को नुकसान नहीं हो। इसमें समझने की बात है कि जब भी टेम्परेचर जहाँ 10 डिग्री से नीचे जाता है तो उसका असर फसल पे होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ पे होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वो ग्रोथ पे और ज़्यादा असर बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे पिछले वीक था 4 डिग्री सेल्सियस आ गया नीचे, और उसके बाद अगर ध्यान नहीं दिया तो पौधे के अंदर जो पानी है वो जमने लगता है
और नीचे 1 डिग्री पे चला जाएगा तो बिल्कुल बर्फ बन जाएगा। और जब एक बार बर्फ सेल में बन जाता है तो प्लांट के सेल रप्चर हो जाते हैं और नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी टेम्परेचर 10 से कम हो तो कम से कम किसान लोग अपनी फसल को पानी दे दें। और पानी नहीं देंगे और अगर कुछ केमिकल्स भी जो हम लोगों ने बताए या आपने उसमें डाले हैं एडवाइजरी में, उनका अगर स्प्रे भी कर देंगे तो चिलिंग इंजरी का भी असर कम होगा और फ्रॉस्ट इंजरी का भी असर कम होगा। तो एक पानी देना एक आसान तरीका है, जिसकी वजह से हल्का पानी दे देंगे तो आपका वातावरण ऐसा बना रहेगा कि चिलिंग इंजरी और फ्रॉस्ट से नुकसान नहीं हो। दूसरे तरीके भी और हैं, जैसे कि आप मल्चिंग कर दें या कृषि क्रिया कर दें जिससे साइल मल्च बन जाए, या फिर जो जैविक पदार्थ जो वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट उसको खेत के आसपास खास करके जिधर से हवा आती है उस दिशा में जला के धुआं कर दें। ये और कुछ केमिकल्स हैं जो भी आप अगली स्लाइड ले लीजिए। केमिकल्स के नाम भी मैंने पहले भी दिए हैं ना, आपने भी दिए हैं, तो उन केमिकल्स, हाँ छोड़ आगे चलिए और आगे चलिए, ये ज़्यादा इस पे जोर नहीं देंगे क्योंकि अपन इस पे बात कर चुके हैं एक बार। अगली स्लाइड और ले लीजिए, एक अगला ले लीजिए जिसमें केमिकल्स के नाम है। हाँ, जैसे ये केमिकल्स जो दिए हैं मैंने नीचे, ये इनमें से कोई भी एक केमिकल का उपयोग आप कर सकते हैं और ये इनका असर 7 दिन तक रहता है। और सरसों में भी इन लोगों को इन सबको ट्राई करके देखा है और इसकी वजह से उपज भी बढ़ती है और फसल भी अच्छी रहती है और फ्रॉस्ट का और फ्रीजिंग इंजरी का असर कम होता है। तो दोनों फ्रॉस्ट आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी टेम्परेचर कम हो तो पानी एक बार दे देना चाहिए और हो सके तो इनमें से एक केमिकल का स्प्रे करें। और ज्यादा दिन तक अगर फ्रॉस्ट आने की संभावना है तो 7 से 10 दिन के बाद एक बार फिर से इनका स्प्रे कर दें, जिससे कि आपकी फसल अच्छी रहेगी। तो यही कुछ बातें मैं आज कहना चाहता था, क्योंकि सर पिछली एक बार हम प्रश्न आ रहा था, जैसे जो थायो यूरिया है वो किस हाँ रूप जी, में मिलता है, मतलब कुछ उसका ब्रांड नेम है या अगर कंसंट्रेशन का आप ध्यान रखेंगे, थायोयूरिया का जो कंसंट्रेशन दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मतलब थायो यूरिया के नाम से ही बाजार में उपलब्ध है? हाँ, मिलेगा अच्छा। केमिकल की दुकान में। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। सैलिसिलिक एसिड है, थियोसैलिसिलिक एसिड है, गंधक है, वेटेबल सल्फर हाँ, है। सल्फर तो सर डलवाया अभी हमारे यहाँ फील्ड इनमें से में। किसी एक चीज का या सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% सोल्यूशन स्प्रे करने से हो जाएगा। ग्लूकोज तो बहुत आसानी से मिलता है, तो जो आपको सस्ता पड़े इसमें से इसका स्प्रे करें। पर ध्यान रखें कि जब भी 4 डिग्री से टेम्परेचर अगर नीचे जाएगा तो फ्रीजिंग इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा नुकसान हो सकता है फसल का। पर सबसे बढ़िया बात है कि जब 10 डिग्री के नीचे जाने लगे तो आप सिंचाई से थोड़ा मैनेज करें और ज़्यादा दिखे तो इनमें से किसी केमिकल का स्प्रे करें, क्योंकि जब फ्रॉस्ट आने की संभावना रहती है तो 7-8 दिन ऐसे क्रिटिकल रहते हैं। अगर उस टाइम में आप इस केमिकल का स्प्रे कर लेंगे तो आपकी फसल बची रहेगी। और सरसों में इनका बहुत अच्छा असर दिखा है सारी चीज़ों का। तो बस यही चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की बातें हैं। इसके बाद डॉक्टर शर्मा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कभी, क्योंकि आजकल कीड़ों वगैरह की समस्या आ रही होगी, तो उस पर डॉक्टर शर्मा आपको बताने का प्रयास करेंगे। और कोई सवाल हो तो आपको आपको उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग। धन्यवाद। अभी कुछ क्वेश्चन अभी भी लोग पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार पूरा सेशन में जान लेते हैं, उसके बाद करते हैं। और इसका ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा मैं उनको। सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। मैं सामंत पटेल सर, JR एग्रो इंडस्ट्रीज से, जी जिला अयोध्या, जी मास्टर मॉडर्न फार्म में मैं फील्ड इंचार्ज का काम कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। मेरा नाम सामंत पटेल है जी बोलिए। जी सर। एक प्लॉट पे गए तो उसमें ये आ रही साइड से पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं और उसमें सिकुड़न सी आ रही है और सर हल्का ब्लैक टाइप आ रहा है सर। सर एक काम करें, आपके जी पास व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं आप, जी फोटोग्राफ लें उसका और जी कुछ दो चार जो लाइन आप बता रहे हैं वो लिख के उस पर डाल दें। डॉक्टर शर्मा जी आपको जी जी उसका इलाज बता देंगे। जी जी जी
कि मैं एक नंबर भी शेयर करूंगा, तो उस पर सारे लोग अपने फोटो वगैरह भेज सकते हैं और सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो जी जी मैं जी, नंबर शेयर कर दीजिए सर। जी अभी हम कार्यक्रम के अंत में सरसों से लेके और जो भी अभी फसल में समसामयिक जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हम डॉक्टर शर्मा सर के पास चलते हैं और सरसों में जो कीट और रोग प्रबंधन है उस पर बात करते हैं। हाँ, जी सर। धन्यवाद अनिल जी। अपने अपना प्रेजेंट करता हूँ, शेयर करता हूँ। जी दिख रहा है? हाँ सर, आ गया। ओके साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सरसों के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक बात तो इस साल बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, जैसे जोशी साहब ने भी बताया, और हमारे एक साथी राम बाबू जी ने भी एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि इस बार सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। जो 125 लाख टन का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बहुत विषम समस्या नहीं आती है इस बीच में अगले 20-25 दिनों में, तो ये लक्ष्य पा लेंगे हम लोग। और ये सब किसान भाइयों की बदौलत और जो नवीन तकनीकें अपना रहे हैं उनकी बदौलत संभव हो पाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। सरसों में जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में तो सर ने भी बताया। जो अभी आज के समय में जो एक बड़ा काम हमको करना है वो है सरसों में जल प्रबंधन का। देखिए, आमतौर पे सरसों में फूल आते समय और दाना भरते समय की जो अवस्थाएं होती हैं वो पानी की कमी के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं। अगर इस समय पानी नहीं मिले या जमीन में सूखा पड़ जाए किसी वजह से, या बहुत तेज धूप निकल रही हो और जमीन की नमी कम होती जाती है, तो फिर नुकसान होता है। तो इसीलिए अनुशंसा की जाती है कि कम से कम 2 सिंचाई तो सरसों में देनी चाहिए। पहली वाली एक फूल आने से पहले, जो कि लगभग बोनी के 30-35 दिन के आसपास होती है, और दूसरी वाली दाना भरते समय, जो कि लगभग 60 से 65 दिन में वो अवस्था आती है। तो इस समय सिंचाई देना जरूर होना चाहिए। और क्योंकि ये जो अनुसंधान किए हैं उसके आधार पे हम लोग बताते हैं कि जब फूल आने के समय अगर सिंचाई दे देती है तो करीब करीब उसमें 42% तक की उपज में वृद्धि होती है। और अगर 2 सिंचाई दे दी, एक पहली फूल आने पर और दूसरी दाना भरने पे, तो करीब करीब 63% तक की उपज में बढ़ोतरी होती है। तो सिंचाई में कंजूसी न करें, 2 ही पानी देना है और इसको लेकिन समय से देना है। एक चीज और देखो, आप लोग को बताना चाहूंगा कि सिंचाई करते समय खेत में बहुत ज्यादा पानी नहीं भरने देना है। अगर आप फ्लड इरिगेशन भी दे रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी आगे चलाने की कोशिश करें। और कहीं जैसे बरसात अगर हो जाती है, मावठा गिर जाता है और पानी भरता रहता है, तो उस पानी के निकास की व्यवस्था करने लगे। अधिक पानी दे रहे हैं, अगर तेज हवा चल रही है, तो आपके पौधे गिरने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अभी अब कई जगह फलियां बनने लगी हैं, उसमें दाना भरने लगा है, तो उसमें पौधे का भी वजन बढ़ जाता है। तो अगर जमीन से उसकी पकड़ ढीली हो गई पानी देने की वजह से और तेज हवा चल गई, तो फसल लेटने लगती है। तो इसलिए अच्छा होता है कि अगर हम स्प्रिंकलर से दें सिंचाई तो बहुत बढ़िया है। इसमें भी करीब करीब 24% तक की उपज में वृद्धि होती है। और किसी के पास में ड्रिप है उससे भी दे सकते हैं, उसमें करीब करीब 18% तक की वृद्धि उपज में देखने को मिलती है। तो ये चीजें आज की मतलब अब तो पहली तो सिंचाई कर चुके होंगे किसान भाई, दूसरी सिंचाई का समय आ गया है। तो इनको ये चीजें ध्यान में रखते हुए कि हवा तेज न चले, बहुत ज्यादा पानी न दें, स्प्रिंकलर या ड्रिप से देने की कोशिश करें। फ्लड भी अगर दे रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा गहरा न जाने दें पानी को। तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही उपज में बहुत वृद्धि होगी। इसके बाद में एक और जरूरी चीज है, ये देखा गया है कि हमने बोरिक एसिड का अगर 2 छिड़काव कर दे, वैसे तो बोरान को बोलते हैं हम कि बोनी के समय डाल देना चाहिए, अगर नहीं डाला हो तो बोरिक एसिड के 2 छिड़काव 40 और 60 दिन की फसल के बाद में अगर दे देते हैं तो इससे भी उत्पादन बढ़ता है। आमतौर पे हम लोग का ध्यान सिर्फ पोषक तत्वों पर रहता है, रासायनिक उर्वरकों पर रहता है। तो ये चीज है जो बोरिक एसिड या बोरॉन का जो स्रोत है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो अनुसंधान से ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि अगर
2 छिड़काव कर दे बोरिक एसिड का, तो 40 और 60 दिन की फसल पे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। कुछ कीड़ों की बात करें, माहो भी कई जगह देखने में आ रहा है, जहाँ पे कि पिछले दिनों कुछ बादल से थे, कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश भी गिरी है, हवा में नमी बढ़ गई है, तो वहां पे माहो का प्रकोप सरसों पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा प्रकोप की स्थिति है। तना पूरा नीचे से ऊपर तक माहू से भरा हुआ है, पत्तियां पूरी माहू से ढकी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो नीचे देख रहे हैं फोटोग्राफ, इसमें आपको देख रहे हैं काले काले फूले हुए एफिड दिख रहे हैं, माहू दिख रहे हैं। तो ये जो काले और फूले हुए माहू हैं, ये जिंदा नहीं है, ये मर चुके हैं। इनको एक पैरासाइट ने, एक परजीवी ने इनको ग्रसित कर दिया है, तो इनसे नुकसान नहीं होगा। तो जहां पे आपको इस तरह के फूले हुए माहू दिखे तो उससे आप बहुत ज्यादा चिंता ना करें। हाँ, इस तरह के पीले या अगर काले भी हों तो वो नॉर्मल साइज के हों, उनमें हरकत दिखती हो, तो वो रस चूसने का काम कर रहे होंगे आपकी फसल में और उनसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अब इनके नियंत्रण के लिए देखिए कई सारी चीजें हैं। एक तो बड़ा सस्ता सा के नीम का तेल 2% या 5% नीम की खली का सत्व एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका वो छिड़क दें, या डायमिथोएट एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें। क्विनाल्फास भले ही ये संपर्क कीटनाशक है, लेकिन चूंकि कीड़े आपको ऊपर दिखते हैं तो इससे भी मर जाएंगे। या फिर एक और दूसरा जो थायमिथॉक्सम है, हम कई फसलों में इसको रिकमेंड भी करते हैं, और 25WG। ये जो 25WG है ये स्प्रे करने वाला होता है, और एक 30FS आता है, वो सी ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे 25WG की 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो ये माहू की संख्या काफी कम हो जाएंगी, ये नुकसान नहीं कर पाएंगे आपकी फसल को। एक और कीड़ा आता है, पेंटेड बग बोलते हैं उसको। पेंटेड मतलब इस तरह की कि आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर, शरीर के ऊपर ऐसे धब्बे रहते हैं जैसे कि किसी ने चित्रकारी की है, इस पे पेंट किया हुआ है, इसलिए इसको पेंटेड बग बोलते हैं। और ये भी रस चूसने वाला कीड़ा है। आमतौर पे जो फूल आते हैं या जो छोटी छोटी फलियां लगनी शुरू होती हैं, वहां बैठ के ये रस चूसते हैं, और जहां जिस फली से रस चूसेंगे वो काली पड़ने लगती है, पत्तियों में जहां से रस चूसते हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, और फसल में करीब करीब 30% तक की कमी आ सकती है। तो इनके लिए भी थायमेथॉक्सम है, इमिडाक्लोप्रिड है, या क्विनाल्फास है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे पिछली स्लाइड में भी बताया था, इसमें डायमेथोएट का भी स्प्रे कर सकते हैं, मेलाथियान का भी स्प्रे। मतलब इंसेक्टिसाइड काफी हैं आपके पास में विकल्प के रूप में। इनमें से जो भी आपके पहुंच में है और आपको सस्ता पड़ रहा है उसका उपयोग करें, और ये जो कीड़े लग रहे हैं इससे अपनी फसल को बचाएं। एक आरा मक्खी और लगती है, ये भी सरसों का प्रमुख कीट है, और ये इसका वयस्क है ऐसा दिखता है आपका, और इल्ली जो है वो हरी दिखती है, और जहां जहां नाड़ियां हैं उसके बीच का हिस्सा ये काटती रहती है, तो इस तरह का जाली बन जाती है पूरी। इसके लिए भी जो आप अगर इमिडाक्लोप्रिड डाल रहे हैं, क्विनाल्फास डाल रहे हैं दूसरे कीड़ों के नियंत्रण के लिए, तो ये आरा मक्खी की इल्लियां भी उससे नियंत्रित हो जाएंगी। इसके लिए कुछ अलग से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लीफ माइनर, ये भी कीड़ा कई जगह आता है, छोटी सी मक्खी रहती है। तो ये लीफ माइनर भी एक प्रमुख कीट है सरसों का, जो कि जिसकी इल्ली पूरे पत्ते पे सुरंग जैसी टेढ़ी मेढ़ी नालियां बना देती हैं, अंदर ही अंदर उसका बैठ के क्लोरोफिल खाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी छोटी पीली इल्ली दिख रही है, और वो सुरंग बनाते बनाते क्लोरोफिल पूरा खाती जाती है, जिसकी वजह से इसका जो हरा भाग है पत्ती का, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे में खाने बनाने की प्रक्रिया चलती है, वो कम हो जाती है, और इससे पौधे न कमजोर पड़ जाते हैं, इसमें उपज में कमी आती है। तो इसके लिए भी कुछ तो इंसेक्टिसाइड वही है, मिथाइल पैराथियान, डायमिथोएट, थायमिथॉक्सम। इसके अलावा एक कार्बोफ्यूरॉन 3% ग्रेन्यूल, ये भी इसके लिए असरकारक होता है, क्योंकि ये जमीन में डाला जाता है करीब करीब 67 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और फिर अगर पानी दे देते हैं आप तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो घुल के जमीन में मिल जाते हैं और पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। उसकी वजह से पूरा पौधा जहरीला हो जाता है
और अगर ये इल्लियां अंदर बैठ के पत्ती को खा रही हैं तो वो मर जाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ बीमारियां हैं जो कि सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। एक ये व्हाइट रस्ट है, जैसे कि सोयाबीन में गेरुआ आता है वैसे ये सफेद गेरुआ है एक तरह से। तो ये देखा गया है कि जब तापमान काफी कम हो जाता है, 15 डिग्री से भी कम हो जाता है और नमी बनी रहती है आपकी 60 से 80% तक, तो पत्तियों पे इस तरह के सफेद सफेद पाउडर या फलियों पे इस तरह के सफेद पाउडर बनने लगते हैं। और जहां जहां ये रोग ग्रसित करता है, चाहे तो पत्ती को चाहे फलियों को, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उनका शेप बराबर वैसा नहीं रहता जैसे कि सामान्य पत्ती या फलियों का होता है। तो ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। और आप इस पत्ती को अगर थोड़ा सा भी झटकेंगे, उंगली से थोड़ा सा उसको हिलाएंगे, तो इसमें से सफेद सफेद पाउडर आपको हवा में उड़ता दिखाई देगा। इसके नियंत्रण के लिए 2 केमिकल हम लोग बताते हैं। इप्रोडियन है एक पाउडर आता है, ये इसका 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, इन दोनों को 2.5 किलो की मात्रा, दोनों को मिलाने के बाद में 2.5 किलो हो जाए, उसको 1 हेक्टेयर में छिड़केंगे तो ये व्हाइट रस्ट कंट्रोल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगी। एक फंगस की बीमारी है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है ये। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पत्तों पे पहले शुरू में सफेद सफेद चकत्ते पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर वहां के उन धब्बों का सूखना शुरू हो जाता है और पत्ती सूख के बीच में से फटने लगती है और पत्ती की पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके लिए भी जो व्हाइट रस्ट के लिए हम लोगों ने बोला है मेटालेक्सिल और मैंकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालेंगे तो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट की बीमारी आपकी फसल को नुकसान नहीं होने देगी। अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से इस जड़ परजीवी की बात कर रहे हैं। इसको अरेबिक की रेमोसा बोलते हैं, जो कि आमतौर पे जैसे कुछ हमारे सॉलिडेरिटी के साथियों से ही मुझे पता चला था कि जब दूसरा पानी देते हैं तब इसका प्रकोप देखने में आता है। और ये जो पौधा है ये सरसों के जड़ में से अपना पोषण लेता है, जड़ के पास से उगता है और उसकी जड़ें सरसों की जड़ों से मिल जाती हैं और वहां से पोषण लेना शुरू कर देता है और उसमें इस तरह के गुलाबी नीले फूल आने लगते हैं। तो इनके लिए कई जगह मैंने देखा, लिटरेचर में भी पढ़ा है, तो उसके कंट्रोल के लिए सिर्फ 2 ही चीजें बताई गई हैं। एक तो ग्लाइफोसेट के 2 स्प्रे 30 दिन और 60 दिन। अच्छा, हमारे गाँव ऐसा है, कहीं करना है भैया अभी थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे उसके। तो 30 दिन की अवस्था पे 25 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें और फिर 60 दिन की अवस्था पे जब दूसरी सिंचाई का समय आता है तब 50 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर दें। और नहीं तो फिर सबसे सुरक्षित बिना किसी चिंता के पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर दें 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये भी आपकी सरसों की फसल को नुकसान नहीं करेगा। ये जो खरपतवार है ग्लाइफोसेट, वो जो अरेबिक की है, मैंने बताया आपका जड़ परजीवी है, उसको कंट्रोल करेगा। कुछ साथियों ने फोटो भेजे थे, इस तरह की सरसों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ये काफी हालांकि शुरुआत की अवस्था की फसल दिख रही है और उम्मीद करता हूं कि अब ऐसी अवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं बड़े होने पे भी इस तरह की पत्तियों में पीलापन आ रहा है तो एक चीज मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है। तो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं आप उसमें, ताकि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए और ये पीलापन खत्म हो जाए। कुछ साथियों ने अभी गेहूं की फसल के भी फोटो भेजे हैं जिसमें कि एक कीड़ा आपको रोएदार दिख रहा है। ध्यान से देखें अगर आपको, तो ये बिहार हेरी कैटरपिलर है। बिहार की जो रोएदार इल्ली होती है, कई फसलों पे लगती है, बहुभक्षी कीट है, कई फसलों में ये नुकसान करता है। और मैंने इसका जवाब देते समय ये जरूर लिखा था कि देखिए ये इक्का दुक्का अगर कहीं है, थोड़ी बहुत पत्तियां काट रहे हैं तो आपको कोई बीमारी स्प्रे करने बताई की सर, जरूरत नहीं। लहसुन की सर, डॉक्टर साहब ये एक गाय के मिनट लाल जरा देख लीजिए।
देखिए अभी प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम ना इसके बाद में शुरू होगा, तब आप पूछिएगा, ठीक है? थोड़ा सा संयम बरतें। तो बिहार एरी कैटरपिलर जैसे हमने सोयाबीन में भी देखा है, दूसरी फसलों में भी देखते हैं कि शुरुआत की अवस्था में झुंड में आता है। मतलब इसकी मादा जो पतंगा है झुंड में अंडे देती है और उस अंडों में से 250-300 की संख्या में छोटी छोटी इल्लियां निकलती है और पत्तियों को खुरच खुरच के खाती है। फिर वही इल्लियां खेत में फैलने लगती हैं और ज्यादा नुकसान करती हैं। तो अगर ऐसा नुकसान आपको कहीं गेहूं में भी देखने को मिला है तो चिंता करें आप। नहीं तो ये इक्का दुक्का इल्लियां कहीं आपको 10-20 कदम चलने पे एक आध दिख रही है और थोड़ी बहुत पत्तियां काट रही है, तो उसके लिए स्प्रे करने में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि गेहूं में भी काफी सारी पत्तियां रहती हैं, आपके 2-4 पत्तियां अगर काट भी लेती है तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा पत्तियां काट रही है, आपको लगता है कि 25-30% पत्तियां काट गई है वो, और तब उसको स्प्रे करें। क्विनाल्फास स्प्रे कर सकते हैं, लेमडासाइलोथ्रिन स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी संपर्क कीटनाशक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड डाल देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। एक चने के बारे में थोड़ा सा और पिछली बार भी हमने हालांकि चर्चा की थी। रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में ये अनुसंधान किया गया था, जहां पे कि मक्का और गन्ने में जो खरपतवार नाशक का उपयोग होता है टोप्रामेजोन, उसको उन्होंने चने की खरपतवार के नियंत्रण में भी प्रयोग करके देखा और ये पाया कि चने की भी फसल में जो खरपतवार होते हैं आमतौर पे उसको ये खरपतवार नाशक टोप्रामेजोन नियंत्रित करने में सक्षम है बिना किसी फसल को नुकसान हुए। तो ये अनुसंधान भी एक हमारे चना जो उगाते हैं किसान भाई उनके लिए उपयोगी है, और इसको डाल के वो अगर कोई खरपतवार हैं खेत में बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं टोप्रामेजोन, और करीब करीब ये 25.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना रहता है, तो आपके खरपतवार काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आज के लिए है नहीं कुछ।